सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 31 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। और आइए शुरू करते हैं आज के साल का आखिरी विश्लेषण। प्रथम पेज पे आज ठंड को लेकर खबर है। उत्तर भारत में घना कोहरा, अगले हफ्ते बारिश से बढ़ेगी ठिठुरना। उपभोक्ता व कारोबारी भरोसे से अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। आरबीआई से ये बयान आता है क्योंकि बाज़ार में जो कंज्यूमर कंजम्पशन है, इन्फ्लेशन है और ओवरऑल रनिंग है, उसे आरबीआई बहुत मॉनिटर कर रहा है क्लोजली। हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स कंज्यूमर सर्वे वगैरह को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि कैसे वो बाज़ार को हेल्दी रख सके। अगला मुद्दा H1B वीज़ा को लेकर है, जो कि मैंने आज की इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में कवर भी करा है। H1B वीज़ा घरेलू लेबर वर्कफोर्स में इमिग्रेंट्स को लाने के लिए है। यूएस में अगर कोई भी स्किल्ड वर्कर साइंस मैथमेटिक्स या कुछ फील्ड सिलेक्टेड हैं, डॉक्टर इंजीनियर मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आता है और यूएस में काम करना चाहता है, तो उसे H1B वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि 6 साल के लिए वैलिड होता है। 6 साल के बाद उसे या तो वापस आना पड़ता है या 6 साल के बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है यूएस में। उसकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है, उसे फिर ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है, यूएस में वो एक वहाँ के नागरिक की तरह रह सकता है। अगर उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे वापस लौटना पड़ता है या फिर से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कई कारण होते हैं। वर्तमान में यूएस अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने वाले ज़्यादातर लोग इमिग्रेंट्स ही हैं। भारतीय विशेषकर ऊंचे पदों पे हैं। भारतीय, मैक्सिकन इत्यादि, जापानीज़, चाइनीज़। डर था लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार आने से H1B वीज़ा शायद बंद ना हो जाएं, मगर एलन मस्क साहब ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, जो कुछ खामियां हैं, कुछ नियम में बदलने हैं, वो हम करेंगे ताकि जो लेबर फोर्स है, स्किल्ड मार्केट है, वो हम यूएस के नेटिव लोग के लिए भी छोड़ दें, जो वहाँ के अमेरिकन हैं उनके लिए भी। ये अगर सारी नौकरियाँ बाहर के लोग ले जाएंगे तो फिर वहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दिख भी रहा है। अगली दुखद खबर आती है अमेरिका से ही। जिमी कार्टर साहब, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनका निधन हो गया। पूरे 100 साल का जीवन काल रहा है इनका। और अमेरिका में बहुत चीज़ों के लिए जाने भी जाते हैं। अपने समय में कई कार्यकाल इन्होंने अब बड़े बड़े कार्य करे हैं। जिमी कार्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। सड़क हादसों की जानलेवा रफ्तार, ये लेख हमारे देश में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। विकेश कुमार बडोला साहब कहते हैं, कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर अत्यंत चिंताजनक वक्तव्य दिया। विडम्बना है कि उनका बयान अपने अधीनस्थ मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य बाधा के संबंध में नहीं, बल्कि भारत में निरंतर बढ़ती सड़क घटनाओं और इनमें बड़ी संख्या में मरने और घायल होने वाले लोगों के बारे में है। उन्होंने इतना तक यह कह दिया कि जब वे सड़क और राजमार्ग विकास पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी करते हैं तो विभिन्न पक्षों द्वारा भारत में अधिक सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में पूछे जाने वाले सवालों से वे लज्जित महसूस करते हैं। उन्हें निरंतर होकर अपने मुंह छिपाना पड़ता है। वर्तमान में देखिए कई कारण हैं सड़क दुर्घटनाओं के भारत में। तो लोग भी बहुत ही अनसिविल होते जा रहे हैं वाहन चलाने को लेकर। मैंने देखा है कि ना कोई इस चीज़ में बिलीव करता है कि वो रुके, दूसरे को जाने दे, रास्ता दे, वगैरह वगैरह। और बहुत ही अति तीव्र गति में चलने का रोमांच सा बन गया लोगों के अंदर। यह वास्तव में भारत के लिए चिंता की बात है। जिस तेजी से भारत विकसित और प्रगतिशील देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है और जिस विश्वास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर एक स्थिर अर्थव्यवस्था बन रही है, उसकी तुलना में बेतहाशा बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं निराश करती हैं। भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग सड़क हादसों में अपने प्राण गंवा देते हैं। यदि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े पर गौर करें तो ये देखकर दुख होता है कि वर्ष प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्ष 12 में भारत के कुल 4,90,300 सड़क दुर्घटनाएं हुई। देखिए इतनी 383 सड़क दुर्घटनाएं, इतनी भारी मात्रा में, मतलब 5 लाख मान सकते हैं हम इसको एक बार को। इनमें 1,23,000
93 घटनाएँ प्राणघाती और असामान्य किस्म की थीं। ऐसी घटनाएँ मृतकों की संख्या बढ़ के कई बड़े आंकड़ों तक पहुँची है। ये पिछले वर्ष 10 वर्षों के लोका लेखा-जोखा है कि वर्ष 22 में 33.8% इसे 34 बोल सकते हैं, 34% घटनाएँ प्राणघाती थीं। ये पिछले 10 वर्षों का लेखा-जोखा है, जिससे पहले के 10 वर्षों में लगभग ये स्थिति थी। 90 के दशक में वैश्वीकरण और निजीकरण आरंभ होने के बाद जैसे-जैसे महानगरों, छोटे नगरों और नगरों के दोपहिया और छपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है, उस अनुपात में यातायात संबंधी नियमों में प्रति नागरिक दायित्वबोध में कमी देखने लगी है। यही वह समय था जब दिल्ली की सड़कों पर कारें सीमित संख्या में चला करती थीं। तब तत्कालीन केंद्रीय शासन के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान को बढ़ चढ़कर चलाया जाता था। वह दौर प्रगति की विसंगतियों से ग्रसित नहीं था। तब की युवा पीढ़ी अपने वरिष्ठों जनों और सामाजिक शिक्षा देने वाले का सम्मान किया करती थी। इस सड़क सुरक्षा के संबंध में शासकीय और सामाजिक स्तर पर जितनी भी शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, युवा पीढ़ी उनका अक्षरश पालन किया करती थी। युवतियां सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते थे। वह पीढ़ी सड़क पर यातायात के लिए निर्धारित शासकीय नियमों से भली भांति परिचित होती थी। यातायात नियमों का स्वयं भी व्यवहारिक पालन किया करती थी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करती थी। नतीजतन सड़क दुर्घटनाएं कमी होती थी। 90 के दशक में उदारीकरण के बाद लोगों को घर और वाहन आदि भौतिक सुविधाओं के लिए बैंकों से ऋण मिलने लगा, जिससे व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं थी। वह भी वाहन खरीदने के लिए उतावला हो उठा। मतलब एक तरीके से ना मार्केट में उदारीकरण से आना शुरू हो गया, लोन बँटना शुरू हो गया, लोग की नौकरियाँ आना शुरू हो गई, वाहन की संख्या बढ़ने लगी हैं घर-घरों में। खड़े करने की जगह नहीं है मगर वाहन सबके पास आ गया है, सबको लाइसेंस मिल चुका है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जितने भी नियम कानून हैं, उनकी जानकारी किसी व्यक्ति को 1-2 दिन में नहीं हो सकती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 सप्ताह का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यातायात नियमावली में क्रम से 15 प्रारंभिक और पूर्ण रूप से 30-40 नियम हैं। जबकि प्रत्येक वाहन चालक के नियमों से भली-भांति अवगत नहीं हो जाता, तब तक उसे गाड़ी चलाने पर संदेह रहेगा। नियमों की जानकारी होने से तो सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक ही है, साथ ही हर एक वाहन चालक में गंभीर नागरिक बोध होना भी उतना ही अनिवार्य है। देखिए, थोड़ा सिविल सेंस भी होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए, कानून को पालन करने लायक थोड़ा-सा सोचना भी चाहिए। शासन को सड़क परिवहन के लिए कठोर नियम बनाकर उनको ठोस अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, चाहे इसके लिए एक अतिरिक्त विभाग ही क्यों ना गठित करना पड़े। बहुत ही सही बात कही, बहुत ही वाजिब बात करते हुए कई बिंदुओं पे हमारा ध्यान दिया है कि सरकारों पे भी ब्लेम करने से पहले हमें थोड़ा-सा सिविक सेंस एक को ध्यान रखना पड़ेगा। धीमी गति में चलाइए, कंट्रोल चलाइए, चौराहों पे, इंटरसेक्शंस पे देख के मुड़िए। मुड़ने से पहले दाएँ-बाएँ नज़र लगा के रखिए, उसके बाद ही अपना ये अगर कोई वाहन लंबी रोड है और आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो देख के क्रॉस करिए, कोई वाहन आ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है। और अगर आप इसी गति से आ रहे हैं और कोई यहाँ से वाहन आ रहा है, तो आप उसे मौका दीजिए रोड पे आने का। थोड़े 1-2 सेकंड की बात होती है, वो व्यक्ति रोड पे आ जाता है और गति फिर आपकी स्थिर बनी रहती है। दिक्कत वहाँ आती है जब लोग केयरलेस हो जाते हैं, ना ये व्यक्ति रुकेगा, ना ये व्यक्ति रुकेगा, बस यहीं दुर्घटना हो जाती है। ना ये व्यक्ति रुकेगा, ना ये व्यक्ति रुकेगा, दुर्घटना वहीं हो जाती है। थोड़ा सिविक सेंस भी रखने की ज़रूरत है और इसके अलावा सरकार को भी कानून को पालन कराने के लिए कड़े से कड़े जुर्माने लगाने के साथ